नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपका दोस्त यार संदीप कुलार आज आपके लिए लेकर आया हूं आरटीई एक्ट 2009 और उससे संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद में आप 7 अध्याय और 38 धाराओं का एक एक नाम आपको कंठस्थ हो जाएगा और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। आशा करता हूं कि इस बार भी आपको कम से कम यहाँ पर जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिले, क्योंकि हर बार इस टॉपिक में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस निश्चित रूप से ही आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आकर के फॉलो कर लीजिए, ये मेरी वहां पर आईडी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहां पर आपको लगातार रीट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलेंगे, शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहां पर दिखाई देगी दोस्तों। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2009। इस नाम से ये हमारे संविधान के अंदर इसको ऐड किया गया है। यदि बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर इसका क्या नाम होगा दोस्तों? राजस्थान यानी निःशुल्क से पहले आप राजस्थान लगा दीजिए तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की जगह पे आपको यहां पर क्या करना होगा दोस्तों? 2011 करना होगा। ध्यान रखिए राजस्थान के अंदर ये 2011 के अंदर लगा था, इसका नाम यहां पर क्या होगा? 2011। अब बात करते हैं दोस्तों आरटीई एक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है। देखिए बात की जाती है यहां पर सबसे पहले 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। इन चारों को आप याद कीजिए। सबसे पहले आप कीजिए 20 जुलाई, 20 जुलाई के बाद में आएगा 4 अगस्त और 4 अगस्त के बाद में आएगा क्या दोस्तों? 26 अगस्त और ये 27 अगस्त। इन सारी डेट्स को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और पहले 2015 के अंदर एक क्वेश्चन यहां से यानी 1 अप्रैल 2010 के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले कोई भी बिल होता है वो आता है लोकसभा में यानी संसद के निचले सदन में, लेकिन यहां पर आरटीई के मामले में ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है। यहां पर पहले राज्यसभा के अंदर आया, उसके बाद में ये लोकसभा के अंदर आया। 20 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त यानी लगभग 15 दिन का गैप यहां पर रहा है। तो और 4 अगस्त के बाद में ये 26 अगस्त को बात की जाती है। यहां पर 26 अगस्त को राष्ट्रपति के पास में गया था और उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे राजस्थान के ये थे। 26 अगस्त को जब इन्होंने साइन कर दिया था उसके बाद में ये 27 अगस्त यानी उससे जस्ट अगले दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया था। यानी 20 जुलाई को ये राज्यसभा में, 4 अगस्त को ये लोकसभा में, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद में कोई भी जो बिल है वो एक्ट यानी कानून बन जाता है और 27 अगस्त को यानी उसके अगले दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे देश में लागू हो गया था। ये भी पुराने समय की बातें हो गई है। अब क्या, जब कोई भी नियम को हम याद करते तो अलग से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके याद करना पड़ता था। इसमें अब जो भी नियम लगेंगे वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर भी अप्लाई हो जाएंगे धारा 370 के हटने के बाद में। यानी ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसके अंदर कुल 7 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को हम लोग यहां पे याद करेंगे। 38 धाराएं हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सारी की सारी आज हम लोग यहां पर याद कर लेंगे। एक अनुसूची इसके अंदर है। भारत 135वां देश है जिसने आरटीई को लागू किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को यहां पर लागू किया है। पहला देश जो था वो था दोस्तों नॉर्वे। इनको याद कर लीजिए, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर हैं। यदि बात की जाए कुछ संवैधानिक प्रावधानों की तो क्या है दोस्तों? देखिए 2002 के अंदर एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था और उसी दौरान इन सबको जो है संविधान के अंदर डाला गया था। 2002 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंदर शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। देखिए 3 अनुच्छेद है यहां पर। सबसे पहले 21A, उसके बाद में 45 और उसके बाद में 51K या 51A, ये 3 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले 21वां अनुच्छेद है, उसको मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो है यहां पर इसको मूल अधिकार के रूप में इसको डाला गया है।
और 51 क के अंदर मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। बीच में बच गया ये 45वां अनुच्छेद 45 क्या होता है, ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं। कोई भी सरकार जो होती है वो नियमों के हिसाब से चलती है और वो नियम जो है वो यहां से नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे देखती है, यानी इस प्रकार वो अपने जो है राज्य के अंदर शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाएगी। ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जितने भी होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये सरकार के लिए एक गाइडलाइन के रूप में कार्य करते हैं। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आकर के। आरटीई एक्ट को कौन से मूल अधिकार के अंदर शामिल किया गया है? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के इसका आंसर जरूर बताएं, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए बात की जाती है नेक्स्ट। देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो 7 जो है यहां पर अध्याय है उनका नाम देखते हैं। यहां पर 7 अध्याय आरटीई 2009 के अंदर अध्याय 7 अध्याय हैं दोस्तों, इनको हम अलग अलग आसानी से याद कर सकते हैं कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए अध्याय नंबर 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं, तो आप लोग यहां पर याद कर लीजिए कि अध्याय 4 में जो है सबसे ज्यादा धाराएं हैं, 17 धाराएं यहां पर शामिल की गई है। अब बात की जाती है, देखिए इसको इसी सीक्वेंस में इसी प्रकार लिखा हुआ इस इमेज को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या है? अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं और इसके सामने अध्याय 5 है तो इसमें भी 2 धाराएं हैं। अब यहां पर 2 गुना कर दीजिए, 4 धाराएं हैं और 4 धाराएं हैं और 2 के बाद में यहां पर 3 है और इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो 6 धाराएं हैं और 17। ये इनकी किसी भी अध्याय में कितनी धाराएं हैं उनका डायरेक्ट यदि नंबर पूछे आपको तो आप इसी प्रकार इस इमेज को अपने दिमाग में लगा लीजिए, सेट कर लीजिए। यदि बात की जाए पहले और दूसरी धारा नंबर 1 और 2 इसके अंदर है, उसके बाद में 3, 4 और 5 धाराएं यहां पर हैं और 6 से लेकर के 11 नंबर तक की यहां पर हैं, 12 से लेकर के 28 तक की धाराएं यहां पर हैं, उसके बाद में 29 और 30 इसके अंदर शामिल की गई है और 31 से लेकर के 34 तक इसके अंदर शामिल हैं और यहां पर यदि बात की जाए कि 35 से लेकर के 38 धाराएं अध्याय नंबर 4 में शामिल है। अब इनका नाम दोस्तों याद कर लेते हैं हम। किस प्रकार याद करेंगे? सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। देखिए सबसे पहले पहला अध्याय है, इसको हम प्रारंभिक के रूप में याद कर लेते हैं, प्रारंभिक। और ये जो लास्ट अध्याय है इसको हम प्रकीर्णन के रूप में याद कर लेते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो कुछ भी बचा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, अध्याय लास्ट वाला। सबसे 7वां अध्याय सबसे लास्ट होता है। प्रकीर्णन नाम का मतलब ही यही होता है कि जो कुछ भी बचा कुचा है वो इसके अंदर डाल दिया है। लास्ट का अध्याय है, लास्ट में यही किया गया है। प्रारंभ करते हैं धारा अध्याय 1 से प्रारंभ करते हैं, इसका नाम भी यही है, प्रारंभिक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका प्रारंभ वहां से शुरू होता है। पैदा होने के जस्ट बाद में उसको क्या मिलता है? उसको शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उसको यहां से मिल जाता है। यानी अध्याय 2 का नाम क्या है? अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो है वो नाम है किसका? अध्याय 2 का नाम है। अब कोई बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही उसको अधिकार भी प्राप्त हो गए। अधिकार प्राप्त होने के बाद में क्या किया जाएगा? उसके बाद में उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वो उसको विद्यालय के अंदर भेजें। यानी अध्याय 3 क्या आ जाता है? अध्याय 3 में हम लिख सकते हैं कि क्या सरकार, कोई भी जो सरकार है वो सरकार के बाद में कोई अधिकारी, जो लोकल अधिकारी, जो शिक्षा के अधिकारी हैं यानी हेडमास्टर या जितने भी मास्टर हैं वो अधिकारी और माता पिता उन तीनों के अधिकार, उन तीनों का यह कर्तव्य है कि वो उस बच्चे को निश्चित रूप से विद्यालय के अंदर पहुंचाए। अब देखिए सबसे पहले प्रारंभिक बच्चा पैदा हुआ, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी मिल गया। अब सरकार या उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वो उसके विद्यालय के अंदर उस बच्चे को पहुंचा दे। तीसरा अध्याय का नाम भी यही हो गया। चौथे अध्याय, जब बच्चा विद्यालय के अंदर पहुंच जाता है तो विद्यालय का क्या है? उत्तरदायित्व है। तो चौथे अध्याय में क्या है? विद्यालयों के उत्तरदायित्वों को शामिल किया गया है। विद्यालयों के उत्तरदायित्व को यहां पर अध्याय नंबर 4 में शामिल किया गया है, तो इसका नाम भी यही हो गया कि विद्यालयों के उत्तरदायित्व। अब अध्याय 5 यानी विद्यालय के अंदर वो पहुंच गया और विद्यालय का उत्तरदायित्व भी है। अध्याय 5 के अंदर क्या शामिल किया गया है दोस्तों? कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। अब यहां पर प्रारंभिक शिक्षा का
प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये अध्याय 4 का नाम है। पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये इसका अध्याय 5 का नाम है। अब बात करते हैं अध्याय 6 की। तो अध्याय 6 क्या है? बालकों का, यानी किसी भी बालक को इतने सारे जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण जो है वो कौन से में होगा? अध्याय 6 के अंदर होगा। और अध्याय 7 का क्या नाम हो गया? बचा कुचा जो भी था वो अध्याय 7 के अंदर शामिल हो गया। तो इस प्रकार हम जो है अध्याय जितने भी थे उन सभी का नाम यहां पर आसानी से याद कर सकते हैं। किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं वो भी याद कर लेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की यदि बात की जाए तो अध्याय 4 है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों धाराएं। 38 धाराएं जो हैं उनका एक एक का नाम यहां पर हम बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से यहां पर याद करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धारा 1 का बात करते हैं। देखिए धारा की यहां पर शुरुआत हो रही है, तो यहां पर क्या है? यहां पर केवल और केवल आरटीई का नाम दिया गया है, उसका अर्थ दिया गया है, उसका जो है प्रारंभ दिया गया है और उसका विस्तार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2 की। तो धारा 1 के अंदर उस आरटीआई का नाम वगैरह, अर्थ वगैरह, प्रारंभ और विस्तार के बारे में उसके अंदर डिटेल डाल दिया गया है। अब अध्याय 2 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 2, धारा 2 से क्या बात करेंगे? परिभाषा 2, धारा 2 परिभाषा 2, यानी धारा 1 के अंदर जो भी विस्तार उसके अंदर डाला गया है, अर्थ उसके अंदर डाला गया है, जो भी टिपिकल वर्ड उसके अंदर डाले गए हैं उन सब की यहां पर परिभाषित किया गया है। जैसे गार्जियंस कौन होगा, शिक्षक कौन होगा, विद्यालय क्या होगा, कौन होगा, उन सब का यहां पर जो है परिभाषित किया गया है। अब धारा 3, धारा 3 यानी धारा फ्री, 3 से फ्री, 3 से फ्री। धारा 3 क्या है दोस्तों? धारा 3 के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बच्चे को दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो धारा 3 के अंदर डाला गया है। धारा 3 फ्री, 3 फ्री। अब बात करते हैं 4 एज। 4 यहां पर लिखा गया है, 4 एज यानी किसी भी विद्यार्थी की एज के हिसाब से धारा 4 के अंदर यह डाला गया है कि उसकी उम्र के हिसाब से उसको कक्षा के अंदर बैठाया गया। यानी कोई विद्यार्थी यदि 6 साल से ज्यादा उम्र का है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पहली कक्षा से ही पढ़ाना शुरू करें। यानी उसकी उम्र यदि 10 साल है तो उसको आप कक्षा 4 में बैठाएंगे। आप उसकी उम्र के साथ में, यह नहीं है कि कोई बच्चा 10 वर्ष तक किसी भी शिक्षा से वंचित रह गया है तो अब वो यदि 10 वर्ष की उम्र का होने के बाद में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो आप उसको पहली कक्षा से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये धारा 4 के अंदर डाला गया है, 4 एज याद कर लीजिए। धारा 5, अपने हाथ में कितनी उंगली होती है? 5 अंगुली होती है। किसमें? हाथ में होती है। तो जब भी बच्चा टीसी मांगेगा तो हम उसको टीसी उसके हाथ में रख देंगे। टीसी क्या करेंगे? उसके हाथ में रख देंगे। बिल्कुल हम उसको जो है मना नहीं करने वाले हैं। धारा 6 की बात करें, धारा 6 देखिए जयपुर के आसपास का यदि एरिया को हम देखें तो है को क्या बोलते हैं? 6 बोला जाता है, 6। तो धारा 6 के अंदर विद्यालय कितनी दूर? 6, विद्यालय कितनी दूर? 6 बोलते हैं ना है को। तो यहां से हम याद कर लेंगे कि धारा 6 कितनी दूर? 6, विद्यालय कितनी दूर? 6, धारा 6 विद्यालय कितनी दूर? 6। तो धारा 6 के अंदर यह कहा गया है कि कोई भी जो राज्य सरकार है वो विद्यालय की दूरी को निश्चित रखे, बहुत ज्यादा दूर तक विद्यालय नहीं बढ़ाए, वो अपने आसपास में नजदीक रखे। धारा 7 की यदि बात की जाती है तो धारा 7 के अंदर वेतन आयोग 7 को याद करें आप, वेतन आयोग 7, 7वां वेतन आयोग, यानी यहां पर जो राज्य और केंद्र सरकार है वो कितना कितना यहां पर हिस्सा रखने वाली है उसके बारे में यहां पर डाला गया है। तो केंद्र सरकार 60% अनुदान देती है, राज्य सरकार 40% देती है। यह पहले जो है वो 65 और 35 का था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 60 और 40 कर दिया गया है। वहीं यदि पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, यानी जो 7 सिस्टर है असम, मेघालय, मणिपुर, तो वहां पर इसको 90:10 रखा गया है। यानी केंद्र सरकार 90% वो धनराशि को प्रोवाइड करवाएगी और राज्य सरकार जो है वो केवल 10% हिस्से को खर्च करेगी। अब देखिए धारा 10 को याद करते हैं। धारा 10 के अंदर क्या डाला गया है? माता पिता के दायित्व, माता पिता के दायित्व है। माता पिता के बाद में यहां पर क्या आता है दोस्तों? माता पिता के बाद में यहां पर स्थानीय अधिकारियों के दायित्व है, स्थानीय अधिकारियों के दायित्व है, अधिकारियों के दायित्व है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर सरकार का कर्तव्य या उद्देश्य, सरकार के क्या उद्देश्य हैं ये।
देखिए याद करने का तरीका है, यहां पर 7 तक आप कंटिन्यू इस प्रकार याद कर सकते हैं। उसके बाद में धारा 10 को याद कीजिए, यहां पर माता पिता के हैं, माता पिता के बाद में अधिकारियों के हैं और अधिकारियों के बाद में यहां पर सरकार के कर्तव्य या उद्देश्य हैं। इन 3 धाराओं को आप एक साथ याद कर लीजिए। धारा 11 की बात करते हैं, तो धारा 11 के अंदर क्या है कि जो विद्यार्थी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का है उसको तो आरटीआई एक्ट के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन यदि इससे पहले प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए, यानी जो विद्यार्थी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का है उसके लिए आप प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, राज्य सरकार को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, आंगनबाड़ी से है, यानी यहां पर राज्य सरकारें जो है वो आंगनबाड़ी को यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यहां पर आप आंगनबाड़ी को लिख लीजिए। अब धारा 12 की यदि बात की जाए तो 12 को 2 से गुणा कीजिए, 24 हो गया, 24 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो 25 हो गया, यानी 25% जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर आप सीटें जो है वो रिजर्व रखेंगे, कितने 25%। और ये 25% किन लोगों के लिए होंगी, ये 25% सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, विकलांग या दुर्बल वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के जितने भी बालक हैं उनको आप 25% सीटों के अंदर आप उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे, जिनकी अधिकतम आयु की सीमा कितनी है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख से नीचे के जितने भी विद्यार्थी उनको यहां पर शामिल किया गया है 25% सीटों के अंतर्गत। अब धारा 13, यानी कोई भी विद्यालय यदि फीस मांग ले आपसे, फीस वसूली यदि करे तो उसको हमें बोलना है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब क्या करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और यदि वो फीस ले लेता है तो उसको गुणा में 10 यानी 10 गुना फीस उससे वसूल की जाएगी। और यदि प्रवेश की कोई परीक्षा कर लेता है तो 25,000 रुपए जो है उसको जुर्माना लगेगा कि कोई एग्जाम उसने यदि कंडक्ट करवा दिया माता पिता का या किसी बच्चे का तो उसको यहां पर शामिल किया गया है। धारा 14 यह है कि किसी बच्चे के पास यदि आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। धारा 14। 15 की यदि बात की जाए तो 15 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो गया, यानी 30 सितंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करवाया जाए विद्यालय के अंदर। लेकिन यदि 30 सितंबर से पहले एडमिशन नहीं करवा पाते हैं तो 30 सितंबर के बाद में भी बच्चों का एडमिशन को उसको मना नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 16। धारा 16 की बात की जाए तो 16 का आधा क्या करेंगे, 8। 16 का आधा करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 8, यानी 8 ठाठ बच्चों के ठाठ हैं, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 16 के अंदर बच्चों के ठाठ हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार से फेल नहीं किया जाएगा, उनको डिटेंशन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे धारा 17 की। तो धारा 17 यानी यहां पे धारा 17 से मतलब क्या लिख देंगे, यहां पर खतरा, बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, यानी बच्चे को आपको शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न पर धारा 17 के अंदर रोक लगाई गई है। बात करते हैं धारा, देखिए 17 खतरा याद कर लीजिए, बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं डालेंगे आप। धारा 18 की यदि बात की जाती है तो विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने के बगैर, यानी विद्यालय की मान्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्ति के बारे में इसके अंदर डाला गया है कि जिस विद्यालय के पास में मान्यता नहीं है उसको आप चला नहीं सकते, यानी अलाउ नहीं किया गया है। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है यहाँ पे। बिना मान्यता के यदि आपने विद्यालय चला लिया है तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 10,000 रुपए जो है प्रत्येक दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपको जुर्माना देना होगा। बात की जाती है यदि धारा 19 की यदि यहां पर बात की जाए तो यह विद्यालय के मापदंडों से संबंधित है। विद्यालय के मापदंड से संबंधित इसके अंदर कि विद्यालय के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितनी यहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, कितने घंटे तक विद्यालय लगेगा, कितने घंटे तक पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाया जाएगा, ये सारा कुछ जो है वो धारा 19 के अंदर डाला गया है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से आगे पढ़ लेंगे। बात की जाती है यदि धारा 20 की, तो धारा 20 के अंदर क्या है दोस्तों, अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार जो है, अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास में, संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, केंद्र सरकार के पास में है। अब आप देखिए यहां से अलग अलग याद कर लीजिए, किस प्रकार, देखिए 17 तक आप एक अलग से याद कर लीजिए, 18 से लेकर के 20 तक का एक अलग ग्रुप बना करके याद कर लीजिए, 11 से लेकर के और 17 तक का एक अलग ग्रुप होगा। देखिए 20 के अंदर केंद्र सरकार के पास में, 18 के अंदर विद्यालय की मान्यता और 19 के अंदर विद्यालय के मापदंड और 20 के अंदर अनुसूची का संशोधन का अधिकार जो है वो केंद्र के पास में होगा।
अब बात करते हैं धारा 21 की। धारा 21 के अंदर क्या है दोस्तों, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में यहां पर बताया गया है। एसएमसी के अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं होगा, वो सारा का सारा इस धारा नंबर 21 को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। धारा 22 के अंदर एसएमसी जो है वो 3 वर्षीय कार्यक्रम बनाएगी, विद्यालय के विकास से संबंधित त्रिवर्षीय कार्यक्रम यहां पर धारा 22 के अंदर बनाने वाली है। धारा 23 के अंदर शिक्षक की पात्रता निर्धारित, यानी शिक्षक की योग्यता से संबंधित शिक्षक की योग्यताएं इसके अंदर धारा 23 के अंदर शामिल की गई है। धारा 24 की यदि बात की जाए तो शिक्षकों के दायित्व हैं, शिक्षकों के दायित्व हैं। और धारा 25 के अंदर शिक्षक और छात्र का अनुपात के बारे में यहां पर डाला गया है। देखिए, अब इसको अलग अलग ग्रुप बना करके आप याद कीजिए किस किस को। यहां पर देखिए, एक मिनट में पहले 26वां और बता देता हूं। 26वां क्या है कि 26 के अंदर यानी 10% से अधिक जो है पद खाली नहीं रहेंगे, पद रिक्त यहां पर नहीं रह सकते, और यदि पद रिक्त रहते हैं तो 3 वर्ष के अंदर अंदर उनको यहां पर फिल किया जाएगा या भरा जाएगा। अब यहां से देखिए, धारा 23 से लेकर के धारा 26 तक ये लगभग शिक्षकों से संबंधित है। सबसे पहले धारा 23, सबसे पहले 21 एसएमसी, फिर एसएमसी के कार्य, 3 वर्ष की योजनाएं, फिर शिक्षक की योग्यताएं, फिर शिक्षक के दायित्व, फिर शिक्षक छात्र अनुपात, और 10% से अधिक के पद जो है वो रिक्त नहीं रहेंगे। धारा 27 की यदि बात की जाए तो धारा 27 के अंदर क्या है दोस्तों के चुनाव, एक तो चुनाव, ठीक है, एक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और इसके बाद में जनगणना, इन 3 के अलावा जो है किसी भी शिक्षक से कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये धारा 28 को यदि देखें हम, 2 + 8 10, 8 और 2 10, यानी बस अब आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, इतना ही, यानी ट्यूशन के ऊपर रोक लगाई गई है, ट्यूशन पर रोक, प्राइवेट आप शिक्षण बच्चों को नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं धारा 29 की। तो यहां पर क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम एवं उसका मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहां पर डाला गया है। और 30वां क्या है, बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, और प्रारंभिक जो प्रमाण पत्रों से संबंधित है, प्रमाण पत्र यहां पर शामिल किए गए हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं पीछे से, एक बार शुरू से देखिए आप इसको किस प्रकार से। धारा 1 से लेकर के 7 तक का एक ग्रुप हो गया, 8 से लेकर के 10 तक का एक ग्रुप हो गया, 11 से लेकर के 17 का एक ग्रुप हो गया, 18, 19, 20, इनको हम लोग आसानी से यहां पर याद कर सकते हैं। अब यदि एसएमसी से संबंधित कितने हैं, यहां पर 2 ही तो है। पहली एसएमसी बनाएगी, धारा 21 नंबर में एसएमसी बनाया जाएगा, 22 में वो 3 वर्षीय कार्यक्रम बनाएगी, 23 के अंदर शिक्षक की योग्यताएं, फिर शिक्षक के दायित्व, और फिर छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 26 के अंदर 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे, चुनाव, आपदा, जनगणना, ये धारा 27 के अंदर है। 28 के अंदर 2 + 8 10 हो गया, यानी ट्यूशन के ऊपर बस रोक लग गई है। 29 के अंदर पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं। धारा 30 के अंदर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इंपोर्टेंट जो धाराएं थी उसके अंदर यदि आप 21 को देख लीजिए, यदि 25 को देख लीजिए, 26, 27, 28 यहीं पर यही शामिल है। ये 31 से लेकर के 38 तक की धाराएं इंपोर्टेंट है नहीं, अभी तक आज तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछी गई है। देख लीजिए एक बार आप, यदि यहाँ पर देखेंगे धारा 31 जो है बालकों के अधिकारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वैसे भी ये कौन से अध्याय के अंदर, ये अध्याय 6 के अंदर शामिल किए गए थे, यानी यहाँ पर बालकों के अधिकारों की मॉनिटरिंग। धारा 32 की बात की जाए तो बालकों की शिकायतें दूर करने से संबंधित है। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 35 के अंदर समुचित सरकार को निर्देश जारी करना अभियोजन की पूर्व अनुमति लेने हेतु, और 36 ये है, और 37 को देख लीजिए आप, सद्भाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण। 38 धारा है जो समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अब दोस्तों बात करते हैं धारा 19 की। देखिए धारा 19 मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट है, साथ में धारा 21 भी इंपोर्टेंट है। धारा 19 की यदि बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5वीं तक की जो स्कूल है वो 200 दिन तक उसके अंदर क्लासें लगेगी, साथ में 800 घंटे यानी प्रत्येक दिन 4 घंटे की क्लास लगेगी, और कार्य घंटा कितना हो गया, 800 घंटे। अपर प्राइमरी स्कूल यानी 6 से लेकर के 8 तक की यदि बात की जाए तो वो 220 दिन तक लगेगी, और प्रत्येक दिन 4.5 घंटे, यानी 220 को 4.5 से यदि गुणा किया जाए तो 990 होता है। यहां पर राउंड फिगर में यदि देखा जाए तो कार्य घंटा कितना, 1000 घंटा यहां पर शामिल किए गए हैं। दोनों स्तर के जो शिक्षक हैं वो प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करेंगे। अब यदि आप देखें 4 घंटे को यदि 6 से गुणा किया जाए तो 6 चौके 24 घंटे विद्यालय लगेगा। उसके अलावा ये जितना भी समय जो बच गया है, शेष बच गया है,
वो शिक्षक अपनी स्वयं की तैयारी करेगा। यानी यहाँ पर तैयारी के घंटों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। धारा 21 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर एसएमसी का गठन होगा, उसके अंदर 15 सदस्य हैं। वर्तमान के अंदर इसके अंदर 16 सदस्य हैं दोस्तों। अब देखिए 11 इसके अंदर अभिभावक होते हैं, यानी 75% अभिभावक होते हैं। 12 प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाता है सचिव के रूप में, और जो यहाँ का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होता है वो अभिभावकों में से ही होता है। एक अध्यापक इसमें शामिल किया जाता है, एक छात्र शामिल किया जाता है, और एक पंच या पार्षद को यहाँ पर शामिल किया जाता है। राजस्थान के अंदर यदि आप देखें तो यहाँ पर नोट लगा करके लिख लीजिए, यहाँ पर 2 सदस्यों को जो है 2 सदस्य एमएलए जो है वो मनोनीत करता है, एमएलए मनोनीत करता है 2 सदस्यों को, लेकिन राजस्थान के अंदर फिर एक छात्र को जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है, छात्र को यहाँ पर सदस्य नहीं माना गया है। बात की जाए यदि धारा 25 की, देखिए छात्र शिक्षक अनुपात, यहां से भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यदि विद्यालय के अंदर 1 से लेकर के 60 तक के छात्रों की संख्या है तो वहां पर 2 शिक्षक होंगे। 61 से लेकर 90 के बीच में 3 शिक्षक होंगे। 91 से लेकर के 120 के बीच में 4 शिक्षक होंगे। 121 से लेकर के 150 के बीच में 5 तो शिक्षक होंगे, और एक जो है वो क्या होगा दोस्तों, एचएम होगा, प्रधानाध्यापक होगा। और प्रधानाध्यापक को ध्यान रखिए शिक्षक के अंदर शामिल नहीं किया गया है, ये एक अलग होता है। 150 से अधिक यदि हो जाते हैं विद्यालय के अंदर, जो छात्रों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है, तो आप उसको 1:40 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, यानी एक शिक्षक होना चाहिए 1 और 40 विद्यार्थियों के ऊपर, इससे ज्यादा तो आप कभी नहीं करेंगे। अब देखिए प्रति सप्ताह उपस्थिति ट्रांसपोर्ट, यानी कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यार्थी है उसको उसका विद्यालय का जो है 1 किलोमीटर दूर उसके लिए विद्यालय होना चाहिए। यदि 1 किलोमीटर दूर उसका विद्यालय नहीं है तो आप उसको प्रत्येक कार्य दिवस के रूप में 10 रुपए उसको प्रदान करेंगे, जो क्या होगा उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, यानी परिवहन का खर्चा 10 रुपए प्रत्येक कार्य दिवस के रूप में उसको देंगे। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं 2 किलोमीटर के ऊपर आप उनके लिए विद्यालय स्थापित करेंगे। ये धारा कौन सी है दोस्तों, धारा 6। विद्यालय कितनी दूर पर स्थित, 6। राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण ये 3 किलोमीटर है, और यदि 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के ऊपर विद्यालय को स्थापित नहीं किया गया है तो 15 रुपए उसको कार्य दिवस के रूप में ट्रांसपोर्ट का खर्चा या भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों ये है पुराने पेपर्स के अंदर आए हुए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहले देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों या अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा दोस्तों, 40 होगा। अभी अभी मैंने बताया था 1:40, ये मैंने यहाँ पर 150 से अधिक कर दिया था। अब 150 से प्लस, अब 200 से अधिक और 150 से अधिक वो उसी के अंदर है। यहाँ पर यदि आपको 250 से अधिक भी कर दे शामिल तो भी ये 1:40 ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितना निर्धारित किया गया है, 45 घंटे, यानी 45 घंटे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। वो विद्यालय के अंदर कार्य करेगा जिसके अंदर वो अपनी तैयारी भी करेगा और बच्चों को भी पढ़ाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूर्ण करना, और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां से राइट हो जाएगा। इनमें से सभी को शामिल किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए यहाँ पर बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में से निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा को यहाँ पर नहीं। आरटीई एक्ट 2009 में केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का ही ध्यान रखा गया है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो 2013 के अंदर आए थे, ये तीनों क्वेश्चन 2011 के पेपर में आए थे। देखिए यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, 10 वर्ष के पश्चात जनगणना में, आपदा राहत में, चुनाव में भी लगाया जाता है, लेकिन प्लस पोलियो के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों ये 2015 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ। ये देश के अंदर लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। देखिए 1 अप्रैल 2009 भी ऑप्शन में है और 1 अप्रैल 2010 भी है, तो 2010 को आप याद रखें। राजस्थान की यदि बात की जाती है तो राजस्थान के अंदर ये 2011 के अंदर लागू हुआ था।
आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे ये 45 घंटे, ये दोबारा यानी 2015 में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था, अभी पीछे आपने देखा ही था। 2017 के अंदर ये एक क्वेश्चन आया था लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, ये तो है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि इसमें से आपको पूरा का पूरा मैंने आरटीई का जो है निचोड़ यहां पर डाल दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर ये जो गोल बटन आ रहा है इसको बटन को दबाइए, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहां पर लगातार आपको रीट से संबंधित देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर एक वीडियो, यहां पर एक वीडियो, आप इन वीडियोज को भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।